हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं एक और बेहतरीन लेक्चर की, जिसका नाम है हेलो एरकेज और हेलो एरिन का लेक्चर नंबर 1। लेकिन आज मैं कुछ आपकी बातें करना चाहता हूं, आपकी विशेष बातें, आपकी वो खतरनाक बातें जो नासा तक पहुंच गई हैं। अब उन पर बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है भाई, और मीटिंग में लोग बैठे हैं, अपने मत दे रहे हैं और तुम्हारे ऊपर विचार कर रहे हैं। बात यह हुई कि जब तुम लोगों का कोई रिवीजन नहीं चल रहा था तो तुम लोग ऐसे करते जी, वो मास्टर जी वो 11वीं क्लास का पूरा भूल गए हैं, हमारा तो 11th का रिवीजन कौन कराएगा जी। मैंने कहा भैया हम ही कराएंगे, जब टाइम आएगा। तो आपका 11th का रिवीजन चेक हुआ, मतलब चालू कर दिया हमने। फिर जब 11th का मिल रहा था, अरे सर वो 11th का तो ठीक है, लेकिन हमारे बोर्ड पास में आ रहे हैं तो वो 12th का भी चालू कर देते तो थोड़ा मजा आ जाता। मैंने कहा ले भैया 12th आ गई, इसका भी रिवीजन चालू करेंगे। फिर उसमें मैंने कल कमेंट पढ़ रहा था मैं आप लोगों के, आधे देवता कह रहे कि सर जी ऑर्गेनिक का तो हो गया, थोड़ा फिजिकल का चालू हो जाता, आई वांट फिजिकल, आई वांट इनऑर्गेनिक, तो थोड़ा मजा आ जाता। मैंने सोचा कि यार मैं पढ़ाता तो हूं नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे फंसोगे ना बेटा, जिस दिन रिजल्ट लेके तुम यहां पर आओगे तो तुम्हारी कुटाई बहुत तगड़ी होगी, ध्यान रख लेना। मैं सोच रहा था कि मैं ऐसे कहीं मिल जाना, मुंडी पकड़ के तोड़ दूं तुम्हें। अब गधो, जो तुम्हें मिल रहा होता है करंट टाइम पर, उस पर अपना 100% एफिशिएंसी से मेहनत किया करो, ठीक है। अभी पेपर आपके चाहे बोर्ड्स के हों, ठीक है, वो भले ही आपके फरवरी में आए, आप लोगों ने आज 100% मेहनत करके इसको रिवाइज करना है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि क्या आपके भले में कोई भी टीचर नहीं सोचता होगा? पीडब्ल्यू का हर एक टीचर आपके भले के बारे में सोचता है। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फिजिकल का करवा दो, ऑर्गेनिक का करवा दो, इनऑर्गेनिक का करवा दो। अभी 11वीं का रिवीजन चालू होगा, बाकी और अदर सब्जेक्ट में हम लोग 11वीं का खत्म कर चुके हैं, ये 12वीं का चालू हो गया है, ठीक है। और उसके बाद आपका इनऑर्गेनिक और फिजिकल हर एक लेक्चर या हर एक टॉपिक जो भी आपके प्रीवियस ईयर के थे या जो इस साल के हैं, सभी रिवाइज करवाए जाएंगे, ठीक है। और ढेर सारे, इस बार एक दो नहीं, ढेर सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 700 नंबर प्लस वाले होंगे, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, ज्यादा सोचा मत करो, और कमेंट में फालतू की बात मत लिखा करो। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मतलब आगे बढ़ते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट पहले बोल दिया। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चीजें ऐसी हैं जो दोबारा से करानी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, ठीक है, टू द पॉइंट बात करूंगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होना भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये हेलो एल्केन्स मान लो उसको, है ना, हेलो एल्केन। अलग अलग प्रकार के हेलो एल्केन्स होंगे बेटा। अब आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हम इनकी डिग्री फाइंड करेंगे कि कौन सी डिग्री का हेलो एल्केन और कौन सी का नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड को फाइंड करने का तरीका, ठीक है। तो पहला पॉइंट होगा हमारे पास डिग्री ऑफ हेलो एल्केन, डिग्री ऑफ हेलो एल्केन। अब इसमें ध्यान से देखना भाई, डिग्री ऑफ हेलो एल्केन्स में आपको एल्काइल हैलाइड की डिग्री वही होगी जो कार्बन की डिग्री होगी, ये बात क्लियर समझ लेना। जैसे अगर मैं कहता हूं कि यहां पर ये CH3 CH2 है, मुझे पता है कि ये वाला कार्बन 1 डिग्री है क्योंकि ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ जुड़ा हुआ हेलोजन जो होगा वो 1 डिग्री हेलो एल्केन ही बोला जाएगा, इसको एल्काइल हैलाइड। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। दूसरी तरफ क्या होगा बेटा? अगर हमारे पास मान लीजिए कार्बन है R, यहां पर CH और यहां पर R, दो कार्बन लगे हुए हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, और एक ये, तब उसके साथ हमारे पास हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तीसरा हमारे पास होगा कि एक कार्बन होगा जो 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा होगा बेटा, अगर इसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, एक्स हेलोजन मतलब आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और भाई आपके पास क्लोरीन, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो इस तरीके से हमने डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड तो इस तरह से फाइंड करनी है। फिर कुछ ग्रुप होते हैं जिनको हमें समझना होता है कि भाई इनको हम और दूसरा क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है बेटा, दूसरा होगा हमारे पास, दूसरा हमारे पास होगा एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है जरा समझना। हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, मतलब
जरूरी नहीं कि यहाँ पर CH2 हो, बेसिकली डबल बॉन्ड जो होता है, ठीक है। या यहाँ पर मैं ये भी मान सकता हूँ कि RCH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। अब इस R से जो अगला कार्बन है, ठीक है, अगला कार्बन अगर sp3 हाइब्रिड है, जैसे मान लो मैंने कहा कि यहाँ पर CH2 और X है, ये sp3 हाइब्रिड है और इसके साथ अगर कोई हेलोजन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड से अगला कार्बन sp3 हाइब्रिड होना चाहिए और उसके साथ अगर हेलोजन लगा है तो उसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। इवन मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। एक होता है बेटा विनाइलिक हैलाइड, एक क्या होता है हमारे पास, विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड क्या होंगे जरा समझना। विनाइलिक हैलाइड में जैसे RCH डबल बॉन्ड CH है, आपके पास हेलोजन जो है वो किसके साथ जुड़ा होगा बेटा जी, डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा होगा। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया ये X, तो इसको बोलेंगे हम विनाइलिक हैलाइड। कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अगर हेलोजन जुड़ा है तो उसको हम विनाइलिक ग्रुप कहेंगे। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं मतलब एग्जाम के अंदर, कि भाई 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, वो पूछेगा इनमें से एलाइलिक ग्रुप या एलाइलिक हैलाइड कौन सा है। तो उसमें हो सकता है कोई 3 डिग्री दे रखा हो, कोई बेंजाइलिक दे रखा हो, कोई एलाइलिक दे रखा हो और पूछेगा विनाइलिक कौन सा है। पूछ सकता है कभी एलाइलिक क्या होता है। तो ध्यान रखना है डिग्री के बेसिस पर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ये होते हैं, एलाइलिक ये होते हैं, विनाइलिक ये होते हैं, और एक होता है बेंजाइलिक। एक क्या होता है बेटा जी, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइलिक। तो बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल जो ग्रुप होता है बेटा वो होता है हमारे पास 6 मेंबर की रिंग और इस CH2, ये ग्रुप हमारे पास बेंजाइल ग्रुप है। और अगर मैं इसके साथ हेलोजन लगा दूं तो इसको हम बेंजाइल हैलाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, बेंजाइल हैलाइड। तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन था एल्केन्स का वो इस प्रकार से हमें देखना है। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की, क्योंकि प्रिपरेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा भाई कि आप लोगों के सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ठीक है। एल्काइल हैलाइड बनाना है आपको, एल्केन से, एल्कीन से, ठीक है। एल्काइन से भी बनाना है, ऐसा नहीं कि एल्काइन से नहीं बनाना है, वो आपने बना रखा होगा। एल्कोहल से बनाना है, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास कंपाउंड है, जितने भी चैप्टर है, सबसे बनाकर देखना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं बेटा किसकी, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो बेटा इसमें ना कुछ चीजें आपने पहले पढ़ रखी है, तो समझ लेना कि उसका एक टेस्ट है कि आप लोगों से मैं कुछ पूछूंगा और आपको वो चीजें रिमाइंड रखनी है। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप एक बार पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो एक बार में 3 बार का विजन दिखता है, मतलब रिवीजन भी साथ साथ होता रहता है। जब दोबारा पढ़ते हो तो फिर तो कम से कम कई बार हो जाती है एक ही रिएक्शन। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। आपको याद होगा मेरे बच्चों, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने ये रिएक्शन करवाई है हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। जब हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन करवा रहा था और मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास मीथेन है और मैंने मीथेन क्या ले रखी एक्सेस में, तो यहां पर Cl2 जब लेता था इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। जो जो मैं पूछूंगा वो तुम्हें बताना है, क्योंकि अब हमारे पास जो ये रिएक्शन आएगी इसमें वो सारे टेस्ट क्वेश्चन पूछूंगा जो लास्ट वाली क्लास में मैंने पढ़ाए थे और जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, जो पेपर में आ सकते हैं। अब जरा देखो भाई यहां पर एक सिंपल सी बात कि CH4Cl2H, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। और यहां पर आप लोग जानते थे कि हमारे पास बन जाता CH3Cl, ठीक है। तो अब मेरे क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये होगा हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। पहला क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, जरा देखो, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एल्केन्स फॉलो व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिज्म, व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिज्म। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, या फ्री रेडिकल एडिशन होगा, या एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तुम्हें बताना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज, वो क्या होगा।
ठीक है, ये भी तुम्हें इसका आंसर बताना है कि भाई क्या हुआ। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करना, एक और क्वेश्चन बनता है इसी रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, कि भाई अगर आपको कोई एल्केन दे रखी है, ठीक है, मतलब कोई रिएक्शन दे रखी है, उसके बेसिस पर वो ये पूछ सकता है कि इनमें कौन कौन से पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास ये रिएक्शन है। ठीक है, मेरे पास क्या रिएक्शन है बेटा जी, कि CH4 इस बार, दूसरी रिएक्शन में मैंने क्या लिया, दूसरी रिएक्शन में मैंने ले लिया है भाई CH4, और इस बार Cl2 जो है ये एक्सेस में है, और Cl2 एक्सेस लेने के बाद HNu। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा वो तुम्हें बताना है, पॉसिबल प्रोडक्ट। ठीक है, पॉसिबल प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, सारे के सारे जो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। पहली चीज है कि क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे भाई। सबसे पहला आंसर होगा कि भाई यहां से हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरीन लगेगा, तो एक मॉलिक्यूल हो सकता है CH3Cl। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल हो सकता है CH2Cl2, तीसरा मॉलिक्यूल हो सकता है क्लोरोफॉर्म CHCl3, फिर हमारे पास हो सकता है CCl4। HCl भी इसमें बाय प्रोडक्ट बनता है, ये भी आपको पता होगा। अब इसमें और क्या बन सकता है मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा। जब इसका टर्मिनेशन इफेक्ट, टर्मिनेशन मतलब टर्म होता है, क्योंकि ये वाली रिएक्शन 3 स्टेप में होती है, तो टर्मिनेशन इस वाले स्टेप में क्या होता था कि CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल आपस में कंबाइन होते थे, तो CH3Cl बना करता था। याद है मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था, टर्मिनेशन स्टेप में ही होता था। पॉसिबिलिटी ये भी है कि कोई भी रेडिकल किसी के साथ भी हो सकता है बेटा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर CH3 का एक रेडिकल और दूसरे CH3 रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाए, तो यहां से इथेन भी बन सकती है। अगर पॉसिबल प्रोडक्ट की बात करो तो पॉसिबिलिटी इथेन की भी बनने की है, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं CH3 रेडिकल बनेगा इसके रिएक्शन मैकेनिज्म में, जो कि मैंने हैलोजिनेशन में पढ़ाया था ऑफ एल्केन के। तो यहां पर पॉसिबल प्रोडक्ट होगा एक हमारे पास CH3 और CH3 इथेन भी। अब क्वेश्चन को कैसा पूछा जाता है बेटा एग्जाम के अंदर, कि आपको एक रिएक्शन दे रखी है और वो पूछेगा विच प्रोडक्ट कैन नॉट बी पॉसिबल, which product cannot be possible, which product cannot be possible for halogenation of मीथेन। ऐसे क्वेश्चन आएगा बेटा। ठीक है, और यहां पर आपको दे रखे होंगे 4 ऑप्शन, A, ठीक है, B, C और D। उन 4 में से ना 3 कोई ये हो सकते हैं, ये हो सकता है, इनमें से कोई भी 3 हो सकते हैं, और एक होगा प्रोपेन, एक होगा प्रोपेन। आप कितना भी दिमाग लगाओ, जब आप कभी भी रेडिकल को टर्मिनेट करोगे तो हो सकता है कि एक CH3 के साथ आप एक Cl रेडिकल टर्मिनेट कर दो। ठीक है, हो सकता है कि आगे एक और Cl जो बन जाएगा प्रोडक्ट, उससे हाइड्रोजन निकालकर एक और रेडिकल बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बनते जाएंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि 3 ऐसे ग्रुप आ जाएं और वो फिर प्रोपेन बना लें। क्योंकि टर्मिनेशन का मतलब है 2 रेडिकल का टर्मिनेट होना, और इससे पता लग रहा है कि 3 हुए होंगे। तो इस वजह से ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पॉसिबल नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब देखो भाई आगे कहानी, अब देखते हैं भाई आगे कहानी और कैसे कैसे क्वेश्चन हेलोजिनेशन के ऊपर आते हैं। दोबारा रिवीजन से ही चल रहा है ये। मान लो आपके पास ये दिया हुआ है, मोनो हेलोजिनेशन करना है आपको। ठीक है, मोनो हेलोजिनेशन करना है और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। और क्योंकि ये मैंने हाइड्रोकार्बन में पहले पढ़ा चुका है, तो एक तरीके से दोबारा रिवीजन चल रहा है आपका। सबसे पहले अब दूसरी रिएक्शन जो होगी, सॉरी दूसरी तो मैंने करा दी ना शायद, दूसरी तो मैंने करा दी। तीसरी रिएक्शन देखो बेटा, यहाँ पे तीसरी रिएक्शन क्या है, और आपको मोनो हेलोजिनेशन करना है। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, मोनो प्रोडक्ट ऑफ मोनो हेलोजिनेशन। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन होगा CH3 आपके पास इथेन है, आप Cl2 ले रहे हो, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनेगा ये आपको बताना है। फिर चौथी रिएक्शन आपके पास है इथेन है, CH3 प्लस के Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनेगा ये आपको बताना है। 5 में आपने इथेन की जगह पर प्रोपेन लिया, CH3 CH2 और CH3।
और आपने यहाँ पर Cl2 लिया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, और 6 रिएक्शन में आपने CH3 CH2 और बेटा CH3, और यहाँ पर आपने Br2 लिया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। 7th में आपने क्या काम करा, CH3 C और यहाँ पर CH3 H और यहाँ पर CH3, ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में आपने किया CH3 C और यहाँ पर लिखा आपने CH3 और यहाँ पर H और इधर लिख दिया आपने CH3 प्लस के ब्रोमिनेशन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन आपको करनी है और मेजर और माइनर प्रोडक्ट बताने हैं क्या बनेंगे, ठीक है। अब मुझे पता है कि तुम कर लोगे। फिर यहाँ पर आप लोगों को मैं हिंट दे देता हूँ, ठीक है। हिंट क्या है बेटा कि आप लोगों को क्या हिंट कैसे करना है, जैसे मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में करवाया था कि फॉर क्लोरीनेशन अगर मैं रिएक्टिविटी रेशियो की बात करता हूं, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो मैंने आपको बताया था वो था 1:3.5:5। ये मैंने कैसे करने के लिए बताया था कि आपको इनमें से इनके 1 डिग्री वाले गिनने हैं, जो भी 1 डिग्री का होगा, मान लो अगर 6 1 डिग्री के हैं तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 2 डिग्री के जितने भी हाइड्रोजन होंगे उसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी 3 डिग्री हाइड्रोजन होंगे उसको मल्टीप्लाई 5 से कर दो, और जिसके लिए वैल्यू बड़ी आएगी, जिस भी प्रोडक्ट के लिए बड़ी वैल्यू आएगी वो आपके पास मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। सेम टू सेम फॉर ब्रोमिनेशन के बारे में बात करता हूं मैं, फॉर ब्रोमिनेशन के बारे में बात करता हूं। अब जो ब्रोमिनेशन है उसमें क्या होगा, जो रिएक्टिविटी रेशियो होता है, रिएक्टिविटी रेशियो होता है हमारे पास, ठीक है, 1 डिग्री हाइड्रोजन रेशियो 2 डिग्री हाइड्रोजन रेशियो 3 डिग्री हाइड्रोजन, वो होता है 1:83 रेशियो 1600 बेटा। कितना होता है 1600। तो आपको मेजर माइनर ब्रोमिनेशन में ऐसे चेक करने और क्लोरीनेशन में ऐसे चेक करने। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर दूसरी टाइप के क्या क्वेश्चन आते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में, हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमेरिज्म और एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमेरिज्म। वो तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर कहीं कायरल सेंटर बन रहा होगा तो उसको 2 की पावर n के हिसाब से चेक कर लेना कि पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होंगे, और जहां पर कायरल सेंटर नहीं बन रहा होगा उसको आप 1 गिन लोगे, ठीक है। 1 मिनट दो भाई, पानी पियेंगे पहले। देखो भाई, तो अब हम कहां पर पहुंचे भाई, हाँ, तो बेसिकली हमें बात करनी है हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स। ये भी क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स विल बी पॉसिबल इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमेरिज्म और एक्सक्लूडिंग, मतलब कहीं पर वो कह सकता है कि भाई आप इसको इंक्लूड करो और कहीं पर कहेगा एक्सक्लूड करो, ठीक है। तो भाई यहां पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि देखो यार ऐसा मत करना प्लीज, इट हम्बल रिक्वेस्ट, ऐसे मत करना कि आपको पहले से पता लग जाएगा यार सर ये तो हम कर लेंगे, हमने पढ़ा हुआ है। प्लीज अगर दोबारा रिएक्शन आई है तुम्हारे सामने तो पेन दोबारा चलना चाहिए, बात क्लियर ये है, ठीक है। क्योंकि अभी से अगर आपको एंट्रेंस निकालना है ना तो भाई साहब आपका पेन नहीं रुकना चाहिए, दिमाग भले ही रुक जाए, दिमाग खराब हो जाए, लेकिन इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपकी कलम नहीं रुकनी चाहिए। मेहनत इस चीज से नहीं देखी जाती कि आपने कितने घंटे पढ़ा, आपकी घड़ी की सुई कितनी बार घूमी। मेहनत देखी जाती है कि आपने अपनी कलम अपने पेज पे अपने कॉपी पे कितना घिसा, कितने खत्म कर पाते हो आप दिन में। तो देखो भाई हाउ मेनी पॉसिबल, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर देता हूं। जैसे मान लीजिएगा CH3 C और यहां पर CH3, ठीक है, H और यहां पर मैं लिख दिया CH2 और यहां पर लिख दिया मैंने CH3, और मैंने क्लोरीनेशन करना है, और मैंने अभी ये भी बोल दिया है कि आपको मोनो क्लोरीनेशन करके चेक करना है, मोनो क्लोरीनेशन करके चेक करना है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। यहां पर आपके पास CH3 है, C है,
CH2CH3 है और H है, यहां पर आपके पास CH2CH3 है। ठीक है, तो यहां पर भी आप ब्रोमिनेशन देखकर जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना भाई। तो आपको मोनोब्रोमिनेशन करना है, यहां पर मोनोब्रोमिनेशन करना है बेटा। आगे कहानी चलती है भाई। अब बात करेंगे हम लोग एल्केन से हेलोजिनेशन कैसे करते हैं और भाई हेलो अल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं, या कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब कहानी बात करते हैं भाई आगे की। पता तबीयत खराब है। देखो, दूसरी है फ्रॉम एल्कीन। दूसरी क्या है बेटा जी? फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन में आप लोगों को ये रिएक्शन पहले से ही आती है, मैं आपको बताऊं तो। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड, या मैं कह भी देता हूं फ्रॉम एल्कीन में एक होता है हाइड्रो हेलोजिनेशन या एडिशन ऑफ HX टाइप ऑफ एसिड टू एल्कीन, उससे हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा बेटा, यहां पर मैं लिख देता हूं एडिशन ऑफ HX टाइप ऑफ एसिड टू एल्कीन। ठीक है, अब ये हमने अभी बिल्कुल ताजा ताजा पढ़ा है परसों तरसों के चैप्टर में ही। इसमें अगर पहली रिएक्शन ये है कि मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर है HCl, तो क्या बनेगा? फिर दूसरी रिएक्शन ये हो गई कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस के HCl, यहां पर क्या बनेगा? तीसरी रिएक्शन ये हो गई CH3 CCH3 H और CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस के HBr। ठीक है, तो क्या बनेगा? देखो बेटा, ये तीन रिएक्शन मैंने यहां पर दे दी है, और भाई मैं इसका मैकेनिज्म समझाना चाहूंगा कि भाई इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। पहले स्टेप में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो एल्कीन होती है ना, R, जैसे मान लीजिए ये एल्कीन है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है। पहले स्टेप में क्योंकि एल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये क्या है बेटा जी? न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल किसको पसंद करता है ये सोचकर देखो। न्यूक्लियोफाइल HCl के इलेक्ट्रोफाइल वाले पार्ट को मतलब या किसी भी HX टाइप के इलेक्ट्रोफाइल को प्रयोग करेगा। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रोफाइल आता है ऐसे E+, और वो इलेक्ट्रोफाइल कहीं पर लगता है, और जहां पर भी इलेक्ट्रोफाइल लगता है उसके दूसरी जगह पर आपके पास एक कार्बोकेटाइन बनता है। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली H+ है, तो यहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, और फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, स्टेप 2 में, कि हमारे पास जैसे CH2E है, ये कार्बोकेटाइन है, तो बेटा न्यूक्लियोफाइल यानी जो बचा हुआ पार्ट, जैसे यहाँ पर Cl- भी न्यूक्लियोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं उनको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। यहाँ पर Cl-, यहाँ पर Br- है। तो जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो फिर पॉजिटिव के साथ ऐड हो जाते हैं, और यहाँ पर बन जाता है बेटा क्या? CH2 CH2 और E। अब हमने इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा। क्यों कहा? क्योंकि इस रिएक्शन को इनिशिएट करने वाला इलेक्ट्रोफाइल है। और बेटा जी ये क्योंकि एडिशन रिएक्शन है, तो हम ये भी कहेंगे कि दिस रिएक्शन आर कॉल्ड, दिस रिएक्शन या दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर आपको लगता है कि हमें हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं बताया, तो मैंने यहां बता दिया। ठीक है, एडिशन रिएक्शन। और मैं आप लोगों को एक नोट पॉइंट बताना चाहूंगा कि इस रिएक्शन के लिए मैंने एक हिंट दिया था आपको कि स्टेबल प्रोडक्ट जब आप बनाओगे तो यहां पर आप लोगों को मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ना देखते हुए यहां पर देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो मैं यहां पर एक नोट पॉइंट लिख देता हूं इधर। ठीक है, यहां पर एक नोट पॉइंट लिख देता हूं बेटा, मेजर प्रोडक्ट will be formed according to stable कार्बोकेटाइन। पहला पॉइंट तो यह है कि मेजर प्रोडक्ट इससे बनेगा। दूसरी चीज क्या है कि इफ पॉसिबल रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस। ठीक है, एक और पॉइंट यहां पर लिखेंगे, इफ पॉसिबल, अगर आपको कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करने का आपको लगता है तो आप वहां पर जरूर करेंगे। तो इफ पॉसिबल,
दूसरा पॉइंट है इफ पॉसिबल रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन विल टेक प्लेस। ठीक है। विल टेक प्लेस। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा देखो बेटा, जैसे मैंने आप लोगों को ये बेसिक बेसिक 3 रिएक्शन दी, फिर मैं आप लोगों को आगे 3 रिएक्शन और दूंगा जिसमें शायद रिंग एक्सपेंशन हो सके या रीअरेंजमेंट हो सके। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, यहां पर जरा देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 होगा कि आपके पास 4 मेंबर की रिंग है, ठीक है, और यहां पर इस तरीके से ये है, और आप यहां पर एडिशन कर रहे हो HBr का। ठीक। पांचवा है हमारे पास 4 मेंबर की रिंग है, ठीक है, यहां पर CH3 है और यहां पर आप कर रहे हो HCl का। ठीक है। और 6 रिएक्शन है हमारे पास, 6 मेंबर की रिंग है, HCl है, और आप एडिशन कर रहे हो बस डायरेक्ट। ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताया कि मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो स्टेबल कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग बनेगा। और एंट्रेंस में अगर आप नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहते हो तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि यहां पर आप मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को भूल जाना। ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहां पर मेजरली यूज होते हैं वहां पर मैंने अलग से मेंशन करा हुआ है। अब हम एल्कीन से तो बेटा जी हम जान गए, ठीक है, कैसे बनता है। अब बात करते हैं कि एक होता है हमारे पास खराश इफेक्ट, या इसको हम परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, या एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, एक बात और भूल गया बेटा मैं, सॉरी। जैसे आपने ये रिएक्शन लिखी, इसके प्रोडक्ट तो आप बना ही लोगे। अब यहां पर क्या करना है बेसिकली आपको, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बनेंगे यहां पर X, Y और Z वो तो आप बना लोगे। यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है, और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ HX टाइप ऑफ एसिड क्या होगी। ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है कि रिएक्टिविटी ऑफ HX टाइप ऑफ एसिड विद एल्कीन वो कैसे होगी। ठीक है। तो भाइयों मैं बताऊंगा यहां पर कि HI विल बी द मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, फिर HBr होगा, फिर हमारे पास HCl होगा, और फिर HF होगा। रीजन भी आपको पता है कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो जल्दी H प्लस देगा, उससे कार्बोकेटाइन क्या होगा, जल्दी से बनेगा। क्योंकि यहां पर जो ये पहला स्टेप लिखवाया था ना मैंने, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन, बेसिकली यही हमारे पास RDS होता है, स्लोवेस्ट स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है बेटा। ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना होता है कि जो जल्दी कार्बोकेटाइन बनाएगा वो रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा बढ़ाएगा। तो HI जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि H और I के बीच में बनने वाला बॉन्ड बहुत लंबा है, उसको तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके विपरीत अगर मैं HF से कंपेरिजन करूं तो फ्लोरीन छोटा होता है एटम, तो इसके साथ बनने वाला बॉन्ड भी क्या होगा, छोटा होगा, और जिसको टूटने में थोड़ी दिक्कत होगी। और टूटने में दिक्कत होगी तो जल्दी से H प्लस नहीं देगा, और जल्दी से H प्लस नहीं देगा तो वहां कार्बोकेटाइन भी जल्दी से नहीं बनेगा। तो भाई ये थी रिएक्टिविटी ऑफ HX टाइप ऑफ एसिड विद एल्कीन। अब बात करते हैं यहां पर किसकी भाई, अब हम बात करते हैं खराश इफेक्ट की बेटा। खराश इफेक्ट इसको बोलते हैं, या हम कहते हैं एडिशन ऑफ HBr। ठीक है, एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। ये ध्यान रखना भाई, रिएक्शन का नाम और ये होता क्या है जरा ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो इसमें जो रूल फॉलो होता है वो एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है, स्ट्रेट एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना है। ठीक है। तो यहां पर जो मैं नोट पॉइंट लिख रहा हूं, यहां पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन फरा ढिमकारा कुछ नहीं देखना। ठीक है। ध्यान रखना है स्ट्रेट, ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना है। कब, वो भी
HBr, HBr के साथ, HBr के साथ और परऑक्साइड की प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में। परऑक्साइड भी होना चाहिए, अगर परऑक्साइड नहीं होगा तो फिर वही कार्बोकेटाइन वाली रिएक्शन होगी। और अगर HBr के अलावा कोई दूसरा एल्काइल हैलाइड होगा तो भी वो कार्बोकेटाइन वाली रिएक्शन होगी, जो हमने अभी एकदम पीछे पड़ी हुई है। ठीक है, यही रिएक्शन होगी फिर। तो भाई यहां पर ध्यान से देखना, रिएक्शन सबसे पहले, अगर मैंने कहा है पहली रिएक्शन में कि भाई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, और मैंने यहां पर एडिशन किया है HBr का, ठीक है, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, परऑक्साइड। ठीक है, परऑक्साइड, तो क्या बनेगा ये बताना है। दूसरी रिएक्शन में CH3 C और CH3 डबल बॉन्ड CH2 HBr, क्या बनेगा ये आपको बताना है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर तीसरे में ये आपके पास बेंजीन रिंग है, CH डबल बॉन्ड CH2, ध्यान रखना भाई, CH डबल बॉन्ड CH2 HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ध्यान रखना एक छोटी सी बात का, बहुत सारे बच्चे ना इस बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ भी एडिशन कर देते हैं। आपको याद होगा बेंजीन की जो फेवरेट रिएक्शन होती है वो एडिशन रिएक्शन नहीं होती, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो जब HBr का ऐड करोगे तो सिर्फ बाहर वाले डबल बॉन्ड पे करना है, अंदर वाले डबल बॉन्ड पे मत कर देना। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पर दो टाइप के आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन है, और मार्कोनिको एंटी मार्कोनिकोव रूल कहता है कि इस बार नेगेटिव पार्ट वहां पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, इसके विपरीत अगर यही हमारे पास, मान लो ये तो हमारे पास 3 रिएक्शन हो गई, तो यहां पर आप बना दोगे बेटा PQR, इस तरीके से प्रोडक्ट बना दोगे। अगर मैंने यहां पर कहा कि भाई चौथी रिएक्शन में सेम ही है CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर मैंने लिख दिया भाई HCl, और यहां पर लिखा है परऑक्साइड। इवन ये बेवकूफ बनाने के लिए परऑक्साइड देते हैं वो, हमें लगता है कि यहां पर भी एंटी मार्कोनिकोव लगेगा, लेकिन मैंने बार बार चिल्लाया है कि सिर्फ HBr के साथ ही एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा परऑक्साइड के साथ। अगर HBr के अलावा HCl हुआ, HF हुआ, HI हुआ, तो वहां पर वही कार्बोकेटाइन वाले मेथड से जाना है। तो ये रिएक्शन मुझे करके दिखानी है और बताना है कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब देखो भाई पांचवें में क्या करोगे आप, सेम यही है CH3 CCH3, और यहां पर डबल बॉन्ड CH2 है, यहां सिर्फ HBr है और परऑक्साइड नहीं है, तो ये भी कार्बोकेटाइन वाले मेथड से जाएगी। यानी देखो परऑक्साइड नहीं है तब भी कार्बोकेटाइन, और HBr के अलावा कुछ है तब भी कार्बोकेटाइन। ठीक है, अगर संयोग HBr और परऑक्साइड का बन रहा है तभी एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, तभी उसको हम खराश इफेक्ट बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो ये थी हमारे पास एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाने की प्रोसेस या रिएक्शन। ठीक है, आगे देखो बेटा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास था एल्कीन से हमने, आपको याद होगा, हैलोजिनेशन भी किया था। ठीक है, तो विसिनल डाई हैलाइड बनाए थे। ठीक है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन ले रहा हूं। प्रैक्टिस सेशन इन द सेंस ये कह सकता हूं कि भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है आते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, जैसे हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन में कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, वो बात मैं बता देता हूं। इवन ये रिएक्शन मैंने पहले भी पढ़ाई हुई है। पहली रिएक्शन है कि मान लीजिए अगर मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और आप यहां पर क्लोरीनेशन करते हो। ठीक है, तो क्लोरीनेशन करते हुए आपको मैंने बताया था कि जो एडिशन होता है ना बेटा, वो बेसिकली एंटी एडिशन होगा, दोनों तरफ CL लग जाएंगे और पाई बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि इसके बाद दोनों पार्ट हैं। अब मैं आपको आज रियलिटी बताता हूं कि इसका मैकेनिज्म कैसे चला, क्योंकि कई बार क्या है ना, इसका इंटरमीडिएट पूछ लिया जाता है क्या होता है। तो बेसिकली जब क्लोरीन इसके संपर्क में आता है तो यहां पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है CH2, ठीक है, यहां पर Cl ऐसे मान लेना कि ये ऐसे करके एक बॉन्ड सा बनने लगता है, क्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है, और जब ये इस पर इलेक्ट्रॉन देते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल एल्कीन पर ऐसे चिपका रहता है। फिर दूसरी तरफ से क्लोरीन क्लोरीन इसके न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करते हैं और ये फिर अलग हो जाता है, सॉरी ये अटैक करते हैं। ठीक है, और ये फिर यहां से अलग हो जाता है, सेम ऐसे ही ये अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन में एक तरफ Cl रहेगा, एक तरफ ऊपर से Cl आएगा। तो एडिशन क्या होता था हमारे पास, एडिशन होता था हमारे पास बेटा यहाँ पर
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता था। लेकिन अगर आप इसका इंटरमीडिएट बनाना चाहोगे तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कुछ ऐसा कि आप एक काम करना, इसमें से जो सी एच टू है उसका नेगेटिव पॉजिटिव वाला पार्ट जोड़ना, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि भाई पॉजिटिव चार्ज मैंने बीच में इसलिए रखा क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इस कार्बन पे जाएगा इस कार्बन पे जाएगा, पर ये पता है कि अगर जब एल्कीन इलेक्ट्रॉन देगी तो क्लोरीन पॉजिटिव इस पर इलेक्ट्रॉन लेगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा बेटा, Cl माइनस इस पर यहाँ अटैक करेगा, ये ग्रुप यहाँ पर खुल जाएगा, तो हमारे पास CH2 और CH2 यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl ऐसे बन जाएंगे, अपोजिट साइड लगेंगे। अब बात यह है कि सर और क्या क्या आता है इसमें। देखो बेटा, इसमें कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जब आप हेलोजिनेशन करते हो एल्कीन का तो उसका इंटरमीडिएट क्या है, तो आप इसको बोलेंगे नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन। मतलब नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन का मतलब होता है कि कार्बोकटायन तो है लेकिन ये नहीं पता है कौन से कार्बन पे है। अगर हमें ये पता होता है कि कौन से कार्बन पे, उसको बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकटायन, और जब हमें नहीं पता होता तो उसको हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन। तो ये हो गया हमारे पास नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जरा देखो यहां पर एक और कहानी, ये तो सिंपल बात है, ये तो तुम कर लोगे। दो क्वेश्चनों की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा और तीसरे टाइप का आज मैं क्वेश्चन बताऊंगा जिसको आप बड़ी आराम से कर लोगे। जैसे मैंने कहा कि भाई आपको मैंने ये सिखाया हुआ है कि आपको कैट रूल लगाना सिखाया हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 H और H, और आप यहां पर मान लीजिए ब्रोमिनेशन भी करते हो, ठीक है, और आपके पास प्रोडक्ट बनता है। मेरा क्वेश्चन है पॉसिबल प्रोडक्ट कितने होंगे। पॉसिबल प्रोडक्ट कैसे लिखोगे आप, अगर मान लो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो आप दो गिन सकते हो क्योंकि दोनों एनेंटियोमर पेयर मतलब बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अगर हमारे पास थ्रियो प्रोडक्ट बनते हैं तो, और एरिथ्रो बनते हैं तो अलग बात है। और फिर दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3, यहां पर H और यहां पर H। सेम आपने यहां पर क्लोरीनेशन किया और क्या बनेगा ये तुम्हें ही बताना है। पॉसिबल प्रोडक्ट अगर एक ही बन रहा है तो एक ही गिनोगे, ठीक है, एक ही बन रहा है तो एक ही गिनोगे। और एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में आने के लिए वो ये है कि आप लोगों को ऐसे कोई दे रखी होगी साइक्लोएल्कीन, ठीक है, और फिर यहां पर Cl2 दे रखा होगा, तो वो पता क्या करेगा, अलग अलग ऑप्शन देगा। ऑप्शन नंबर ए में ऐसे करेगा, ठीक है, कि ऐसे डार्क कर देगा दोनों को, क्लोरीन क्लोरीन ऐसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे। ऑप्शन नंबर बी में क्या करेगा वो, Cl सॉरी H Cl H ऐसे। ऑप्शन नंबर सी में क्या करेगा वो, Cl Cl H। जब आपको ऐसे 3D मॉलिक्यूल दे रखे हो ना, आपको पता है कि एडिशन क्या कर रहा होता है, एंटी होता है, कि दोनों क्लोरीन जो आएंगे वो अपोजिट साइड में लगेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि भाई यहां पर देखा आपने दोनों क्लोरीन एक साथ, यहां पर देखा दोनों क्लोरीन एक साथ, यहां पर देखा दोनों क्लोरीन अलग अलग हैं, तो आप इसी को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। तो एक टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। चलो एक मिनट दो भाई, पानी पीते हैं पहले। अब देखो भाई, ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमने एल्कीन से एल्काइल हैलाइड, चाहे वो डाइहैलाइड हो, ठीक है, जैसे मैंने लास्ट वाली क्लास में डाइहैलाइड ही समझा है, पर अपन कोई पॉसिबिलिटी छोड़ेंगे नहीं कि एंट्रेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो वो छोड़ना पड़ जाए, ठीक है। अब बात करते हैं डाइहैलाइड और भी हैं, इवन ये रिएक्शन भी आपने पढ़ी होगी, ठीक है, एल्काइन से, फ्रॉम एल्काइन, ठीक है बेटा, फ्रॉम एल्काइन। अब एल्काइन से क्या करना है क्या नहीं करना है, देखो भाई बेसिकली ये मैंने लास्ट ही चैप्टर में पढ़ाया है, लास्ट वाले लेक्चर में ही पढ़ाया है। फ्रॉम एल्काइन उसमें क्या था, जैसे मैंने लिखा कि भाई CH ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस HCl, ठीक है, आपको 2 बार ऐड करना है, 2 बार ऐड करो, 3 बार ऐड करना है, 3 बार ऐड करो। यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल लगाना है, कोई रीअरेंजमेंट का कोई पंगा था नहीं, याद कर लेना, ठीक है।
चाहे अगर आपके पास CH3 CH CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और अगर आप HBr लेना चाहते हो, HBr लेना चाहते हो तो भी यहाँ पर डाई हैलाइड्स बनेंगे आपके। लेकिन ये जो डाई हैलाइड बनेंगे ये बनेंगे जैम डाई हैलाइड, क्योंकि एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन बार बार जाते जाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम एल्काइन एक तो ये हो गया। और दूसरी रिएक्शन क्या थी बेटा मेरे पास, दूसरी रिएक्शन क्या थी, एक्चुअली मैं इसको मैंने कम इसलिए भी पढ़ाया है क्योंकि अभी हमने रिसेंट में पढ़ के ही आए हैं इसको, है ना, कुछ अलग इसमें है नहीं। अगर मान लो आपके पास फ्रॉम एल्काइन की बात करें हम, एक और रिएक्शन है, ठीक है, हेलोजिनेशन ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइन, सॉरी मैं भूल जाता हूँ बेटा, कभी कभी ऐसा होता है कि क्या बोल रहा हूँ तो भूल जाता हूँ। इधर देखो, अब एल्काइंस में क्या है, जैसे मैंने कहा कि भाई CH ट्रिपल बॉन्ड CH और आपने यहाँ पर Cl2 लगाना है गैसियस। ठीक है, तो आपको पता है टेट्रा क्लोराइड बनेंगे, पाई बॉन्ड टूटेंगे, दोनों साइड Cl लग जाएंगे। सेम टू सेम CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आपने अगर ब्रोमीन लेना है, ठीक है, ब्रोमीन लेना है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे बेटा, ऐड कर दोगे, पाई बॉन्ड तोड़ोगे, Br जुड़ जाएगा, आपके पास रिएक्शन हो जाएगी। चलो भाई, अब आते हैं काम की बात पर कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है। इंपॉर्टेंट पार्ट बेसिकली ये है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बेसिकली, अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पर कि भाई साहब अब हमें करनी है फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल्स में आपको एक बात याद होगी बेटा, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो कभी भी, ठीक है, कि हमारे पास कोई भी अल्कोहल हो, ठीक है, हमारे पास कोई भी अल्कोहल हो, चाहे वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, उससे मतलब नहीं है, अल्कोहल हो, और आपने ऐसे लिखा होगा कि भाई, कभी तो लिखा होता है ऐसे करके PX3 टाइप से। ठीक है, क्या होता है, जैसे यहां पे लिखा होगा PX3 या फिर PCl5, इस तरीके से लिखा होगा, या फिर SOCl2। ये तीन अलग अलग रिएक्शन है, और ये तीनों रिएक्शन में आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब आप PYQs देखोगे ना, तो इनका यूज हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में किया जाता है जहां पर जैसे कोई रिएक्टेंट दे रखा है, आपने इसके साथ कोई रिएक्शन करी, फिर हमारे पास A बना, फिर A ने मान लो B के मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करी तो C बना, C ने फिर यहां पर किसी चीज के साथ रिएक्शन कर ली, मान लो पानी के साथ रिएक्शन कर ली तो फिर D बना। तो हमें ABCD इस तरह से आइडेंटिफाई करना होता है। अब ये तीनों रिएक्शनों में बहुत, चाहे बोर्ड लेवल पर भी पढ़ रहे हो, चाहे आपको स्कूल के टीचर भी पढ़ाते हो, वहां पर भी उन्होंने एक बात बोली होगी कि अगर आपको ये रिएजेंट दिख जाते हैं PX3 मतलब PCl3 PBr3 PI3, ठीक है, ये दिख जाते हैं, या PCl5 दिख जाता है, SOCl2 दिख जाता है, तो इनका काम है इस OH को रिप्लेस करके क्या बेटा जी, एल्कीन का उसका एल्काइल हैलाइड का बनाना, OH को रिप्लेस करना और हेलोजन को लगाना। ये पार्ट आपने पढ़ा होगा। तो जब हम अल्कोहल से बात करेंगे कि भाई हमने अल्कोहल से बनाना है, तो पहली रिएक्शन क्या होगी, जैसे मान लीजिएगा यहां पर मेरे पास CH3 CH2 OH है, और मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दी भाई, इसकी रिएक्शन कर दी PCl3 के साथ, तो यहां पर बनेगा CH3 CH2Cl। आपको कुछ नहीं करना है कि सिर्फ Cl को रिप्लेस करना, OH को रिप्लेस करना है Cl से। और हाँ, एक छोटी सी और बात बताना चाहूंगा, यहां पर एक रिएजेंट होगा जिसको हम, मतलब एक बाय प्रोडक्ट होगा, उसको याद कर लेना, H3PO3। कभी कभी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई वो कौन सा बाय प्रोडक्ट है जो इस रिएक्शन में बनता है, तो इसको भी याद रख लेना। दूसरी चीज क्या है, दूसरी रिएक्शन में अगर आपके पास इस तरीके से कोई अल्कोहल दे रखा है CH3 CH2 और OH, ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को दे रखा है PCl5। क्या दे रखा है बेटा, PCl5। तो काम इसका भी OH को रिप्लेस करना है, तो आपने यहां पर CH3 CH2Cl वही काम करा के OH को रिप्लेस कर दिया हेलोजन से, जो भी इनके पास होगा, और जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा POCl3 और HCl। ठीक है, POCl3 और HCl। और तीसरी जो रिएक्शन है, मान लीजिएगा कि हमारे पास CH3 CH2 OH है अल्कोहल, और अगर आप यहां ने थायोनिल क्लोराइड ले रखा है, SOCl2 ले रखा है, तो काम इसका भी यही है, हेलोजन लगाना, OH को हटाना, CH3 CH2 और भाई Cl, यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है और H2O HCl गैस बनती है। ठीक है,
तो जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो अगर ए से बी का क्वेश्चन आया, मतलब ए से बी बना, बी से सी बना, फिर तो आपको बाय प्रोडक्ट का लेना देना बिल्कुल नहीं है। फिर तो आपको यही समझना है कि OH को रिप्लेस करने के लिए अगर कहीं PCl3 है या PBr3 है या PI3 है तो आपके पास OH को हटाना है और जो भी हेलोजन होगा उसको लगा देना है। फिर दूसरा, अगर PCl5 है तो OH को हटाना है, Cl लगा देना है। अगर बेटा जी SOCl2 है तो OH को हटाना है, Cl लगा देना। ये रूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तुमने पढ़ा होगा। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक वाली रिएक्शन होती है। अब मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इनके बाय प्रोडक्ट को याद करना। PCl5 PCl3 या PX3 के टाइप में आपको H3PO3 बाय प्रोडक्ट बनाना है, और PCl5 के केस में POCl3 और HCl बाय प्रोडक्ट बनाना है। और थायोनिल क्लोराइड के बेसिस पे आपको, जब थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन आप अल्कोहल से करोगे तो SO2 और HCl जो है आपको बाय प्रोडक्ट बनानी है। अब क्योंकि इन सभी रिएक्शनों में देखो, यहां पर जो थर्ड मेथड है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और HCl जो है वो गैस होती है, वो उड़ जाती है। मैंने ऊपर एरो का साइन इसलिए बनाया कि गैस है, ऊपर उड़ जाएंगी। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्योर एल्काइल हैलाइड बनेगा। तो इस रिएक्शन को हम बेसिकली कहते हैं डार्जन रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? डार्जन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है ये, हल्के मत ले लियो, डार्जन रिएक्शन है ये। तो कभी कभी आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच इज द बेस्ट या सुटेबल, विच इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है कि भाई ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, तो आप कहोगे ये वाली रिएक्शन डार्जन रिएक्शन। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि इसमें निकलने वाले जो बाय प्रोडक्ट हैं वो गैस हैं और वो आसानी से बाहर निकल जाएंगे, तो हमारे पास प्योर फॉर्म में इथाइल क्लोराइड या जो भी अल्काइल हैलाइड है वो मिल जाएगा। इसमें क्या है, HCl मान लो निकल सकती है, पर POCl3 तो ठोस है, ये तो नहीं निकल पाएगा, लिक्विड है, ये तो नहीं निकल पाएगा। सेम ये भी लिक्विड है और ये भी भाई, ये भी नहीं निकल पाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर ध्यान रखना बेटा, यहां पर छोटा सा नोट पॉइंट लिखवा देता हूं मैं। ठीक है, मैंने कहा कि भाई डार्जन्स रिएक्शन इज द बेस्ट मेथड, इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, डार्जन्स रिएक्शन इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल, ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करा भाई, एल्कोहल से जो है एल्काइल हैलाइड बनाने की जो है रिएक्शन सारी सीख ली, बाय प्रोडक्ट सीख लिए, और ये समझ में आ गया कि भाई कौन सा मेथड बेस्ट है। देखो भाई, अब ये हमारे पास जो है प्रिपरेशन चल रही है, हमने एल्कोहल से जो है आपने एल्काइल हैलाइड बना ली। अभी एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनने का एक और रिएक्शन जिसको हम ग्रुव रिएक्शन या लुकास टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, बस हालांकि वो डिग्री ऑफ एल्कोहल आइडेंटिफाई करने का भी एक टेस्ट है। फिर एक इसमें बचा है बोरोडीन हुंसडी रिएक्शन और हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन यानी स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन। देखो, उन चारों रिएक्शन से पहले मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं जिसको मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाना चाहता हूं बेटा। हालांकि वो रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड की, लेकिन अब जब आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ोगे तो उसके बेसिस पर मुझे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को समझाना थोड़ा आसान पड़ेगा। ठीक है, और हेलो SN1 SN2 वैसे भी हमें पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले SN1 SN2 की बात करते हैं भाई हम। तो बेसिकली हम बात करेंगे बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे भाई हम। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ना, आपको पता है कि दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है SN1, एक होती है SN2, और वो AR-SN रिएक्शन अलग होती है। ठीक है, जो बेंजीन वाली होती है वो अलग होती है। ठीक है, तो भाई ये ना दो प्रकार की होती है, SN1 और SN2। फिर क्वेश्चन ये आता है कि मतलब IIT कह लो या भाई JEE मेंस कह लो, वहां पर कैसे कैसे क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर दिए जाते हैं। मैं आपको सिंपल सी ये बात नहीं समझा रहा हूं कि कौन सी SN1 है कौन SN2 है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि SN1 रिएक्शन क्या होती है, और हमें ये चेक करना है कि भाई SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, SN1 रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है, SN1 रिएक्शन कौन सा मॉलिक्यूल कितनी स्पीड से देगा, मतलब ज्यादा स्पीड से देगा या कम स्पीड से देगा। ठीक है, और SN1 मॉलिक्यूल, क्या ये बात सही है कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है SN1 रिएक्शन नहीं देते। वो सारी की सारी चीजें जो है हम आज बात करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा SN1 रिएक्शन के बारे में। ठीक है, SN1 रिएक्शन के बारे में। अगर मैं SN1 रिएक्शन के बारे में बात करूं, इसकी
इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करूं तो एस का मतलब होता है बेटा जी सब्स्टिट्यूशन, और एन का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल यानी सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल, और वन का मतलब होता है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन होता है। ठीक है, तो अगर सबसे पहली चीज जो आपको याद करने की वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इसका वन होता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि दिस रिएक्शन अकर्स इन टू स्टेप। ठीक है, पहला क्या होगा बेटा, नोट पॉइंट देखो, दिस रिएक्शन अकर्स इन टू स्टेप। तो जो पहला स्टेप है बेटा वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेप वन। तो हम कहेंगे भाई फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना बेटा, इसमें क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास R और X ये बॉन्ड टूटता है और यहां पर R पॉजिटिव और बेटा X नेगेटिव ये बनता है। ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन बन गया हमारे पास। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कार्बोकैटायन टूटा कैसे होगा, इसके लिए सॉल्वेंट की कैसी जरूरत पड़ी होगी। आप लोग जानते हो एल्काइल हैलाइड में जो R ग्रुप होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर कुछ ऐसा हो जाए, मैं कोई ऐसे सॉल्वेंट ऐड कर दूं इसके अंदर जो इस वाले पोल को अपनी तरफ खींचे, मतलब अगर अब मैं इसको यहां पर पोलर सॉल्वेंट में ऐड कर देता हूं, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट में ऐड कर देता हूं, तो पोलर सॉल्वेंट का जो पॉजिटिव एंड होगा वो इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट का जो पॉजिटिव एंड होगा वो नेगेटिव वाले को खींचेगा और जो नेगेटिव वाला एंड होगा वो पॉजिटिव वाले एंड को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और जब इनके बीच में ये एक अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक अट्रैक्शन लगता है, तो ये जो अट्रैक्शन लगेगा इस वजह से अट्रैक्शन जहां जहां पर लगता है वहां पर स्टेबिलिटी आती है, कह लो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये थोड़ी सी जो एनर्जी रिलीज होगी ये एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करेगी। ठीक है, और जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो सिर्फ इसी के पीछे रीजन क्या होगा कि हमें बॉन्ड ब्रेक करने के लिए पोलर सॉल्वेंट की जरूरत है। अब मैंने ये नहीं कहा कि भाई मुझे पोलर प्रोटिक चाहिए पोलर एप्रोटिक चाहिए, मैंने कहा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत है। ठीक है, चाहे रिएक्शन SN1 हो चाहे रिएक्शन SN2 हो। ठीक है, लेकिन जब हम SN1 रिएक्शन की बात करते हैं तो यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैं यहां पर एक नोट पॉइंट और लिख देता हूं भाई। ठीक है, तो सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट will be used in SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब चलो मान लेते हैं कि भाई पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बन गया और इसी स्टेप को हम क्या कहते हैं बेटा जी, स्लोवेस्ट स्टेप कहते हैं या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा जी, स्लोवेस्ट स्टेप, या इसी को हम RDS कहेंगे बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, स्टेप टू में बेटा क्या होता है, स्टेप टू में जो कार्बोकैटायन है ना, ठीक है, कार्बोकैटायन वो हमारे पास बेसिकली, अगर आप कार्बोकैटायन की अवस्था देखना चाहो तो कार्बन होता है और कार्बोकैटायन कुछ ऐसा होता है जो sp2 हाइब्रिड है, है। अब आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल इस पर चिपक जाएगा। अब जो चीज sp2 हाइब्रिड है ना, वो होती है ट्रायगोनल प्लेनर। तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी जुड़ सकता है और नीचे भी जुड़ सकता है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहां पर जब आप कभी भी प्रोडक्ट बनाओगे तो आपने ऐसे कर दिया भाई, हो सकता है कि NU को आपने नीचे से जोड़ दिया और हो सकता है कि आपने NU को ऊपर से जोड़ दिया, यानी वो तो अलग बात है कि इसको हम जैसे वेज और डैश में बताएंगे, लेकिन ओवरऑल की बात यह कि ऊपर से भी जुड़ सकता है और नीचे से भी जुड़ सकता है, अर्थात यहां पर इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों ही होते हैं। ठीक है भाई, तो अब मैंने जैसे आपको मैकेनिज्म समझा दिया। ये वाला स्टेप क्या होता है बेटा हमारे पास फास्ट। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो भाई ये जो मैकेनिज्म मैंने समझाया इस पर बेस्ड सबसे पहला काम क्या होगा वो समझने की कोशिश करिएगा। आप लोगों के एग्जाम में 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और उन 4 ऑप्शन में से देकर यह पूछा जाएगा कि इनमें से वो कौन सी स्पीसीज है जो SN1 रिएक्शन दे सकता है या फिर SN1 रिएक्शन नहीं दे सकता, या फिर अगर SN1 रिएक्शन दे सकता है तो इसमें ईज ऑफ
ईज ऑफ रिएक्शन टू गिव SN1 रिएक्शन, यानी कौन शीघ्रता से SN1 रिएक्शन दे सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। तो जरा देखो भाई, अब हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड which can give SN1 रिएक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई। एल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टी है, तो एल्काइल हैलाइड के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कौन से होंगे जो एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन दे सकते हैं। तो हमारे स्कूल में या जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो हमें ना ये आइडिया होता है कि 3 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN1 दे सकते हैं और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN1 नहीं दे सकते। ये हमें पढ़ाया होता है और हमसे वहीं पर गलती हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, एक बिल्कुल हिंदी में नोट पॉइंट है बेटा। SN1 रिएक्शन वो एल्काइल हैलाइड दे सकते हैं, वो एल्काइल हैलाइड दे सकते हैं जो, ठीक है, एल्काइल हैलाइड दे सकते हैं जो हमारे पास क्या होगा भाई, जो स्टेबल कार्बोकटायन बना सके, जो स्टेबल कार्बोकटायन बना सकते हो। ठीक है, बना सकते हो, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। इसमें कोई 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का कॉन्टेक्ट वो नहीं आएगा। अब मैं आपको ढेर सारे एग्जांपल बताता हूं भाई कैसे करने हैं। जैसे मान लीजिएगा कि मेरे पास ये अल्काइल हैलाइड है, इसके बारे में जानना है CH3Cl कि ये दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। फिर मेरे पास आएगा CH3 CH2 और Cl, ये दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। फिर आगे मैंने कहा कि भाई मेरे पास ना ये है CH3 और CH और यहां पर CH3, ठीक है, ये दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। अब यहां पर CH3 C और यहां पर CH3 और यहां पर CH3 और यहां पर Cl है, क्या ये अल्काइल हैलाइड आपका SN1 दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो अब जरा समझने की कोशिश करना बेटा। आप लोग क्या करोगे, हेलोजन को हटाकर जो बचा हुआ पार्ट है उसमें कार्बोकटायन बनाकर देखो और चेक करो कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। आप लोगों को जनरली ये बात पता होती है, मैंने जनरली बोला, ऑलवेज नहीं, जनरली मिथाइल कार्बोकटायन और जो आपके पास 1 डिग्री कार्बोकटायन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं जनरली, ऑलवेज नहीं। तो यहां पर जो एक कार्बोकटायन बनेगा CH3 पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या हो गया, अनस्टेबल। यहां से Cl को हटाकर देखोगे तो कार्बोकटायन क्या बना बेटा, CH2 पॉजिटिव 1 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया, अनस्टेबल। यानी जो अनस्टेबल कार्बोकटायन बनाएंगे वो क्या कहेंगे कि वो SN1 रिएक्शन नहीं दे सकते। क्या वो SN1 रिएक्शन नहीं दे सकते। आगे कहानी देखो, अगर मैं यहां से Cl को हटा देता हूं तो मेरे पास 2 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा जिसको हम स्टेबल कहते हैं क्योंकि इसके अल्फा हाइड्रोजन 6 है। तो अगर कोई कार्बोकटायन स्टेबल बनाता है तो वो SN1 रिएक्शन क्या कर देगा बेटा, दे देगा। अब यहां पर ये 3 डिग्री है तो Cl को हटा के देखो आप, जो आपके पास कार्बोकटायन बनेगा वो बनेगा CH3 और पॉजिटिव चार्ज। अब 3 डिग्री कार्बोकटायन बना, हम लोग जानते हैं कि ये क्या हो गया बेटा, हमारे पास स्टेबल हो गया। तो इसका जो एल्काइल हैलाइड होगा वो क्या करेगा, SN1 रिएक्शन दे सकता है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई बेटा, अभी खत्म नहीं हुई। अब जरा देखो यहां पर, अगर मेरे पास, हाँ भाई, अब मेरे पास एक और एग्जांपल है। जैसे मान लीजिएगा कि ये मेरे पास 3 मेंबर की रिंग है और यहां पर CH2Cl है, ठीक है। अब इससे पूछा गया कि क्या ये SN1 SN2 मतलब SN1 दे सकता है। तो आप लोगों ने चेक करा कि यार इससे Cl हटाकर देखो और जो कार्बोकटायन है ये हमने CH2 पॉजिटिव चार्ज, और आपको याद होगा मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया था कि बनाना बॉन्डिंग के थ्रू इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन परमानेंट रहते हैं और इसकी स्टेबिलिटी पेंजाइलिक वाले से भी ज्यादा होती है। इसको मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन कैटेगरी में रखा गया था। तो अगर इस कार्बोकटायन को आप स्टेबल मानते हो कि भाई ये तो स्टेबल है ड्यू टू बनाना बॉन्डिंग, ठीक है, या डांसिंग रेजोनेंस, तो यहां पर ये भी SN1 रिएक्शन दे देगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन जो है 1 डिग्री कार्बोकटायन है और ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो आपने तो सुना था कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन नहीं देते, पर देखो देते हैं। तो अगर कोई ये बात स्टेटमेंट कहे कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन, ठीक है, नेवर गिव SN1 रिएक्शन, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। नेवर नहीं सर, मतलब जनरली हो सकता है कि नहीं देते होंगे, लेकिन ऐसा अगर किसी ने नेवर लगा दिया तो नेवर का मतलब होता कभी भी नहीं। और हमने तो एग्जांपल में प्रूव किया, ये तो कर रहा है भाई। अब बात है आगे की कहानी। अगर मेरे पास ये है CH2
डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर मैंने लिखा Cl। अगर मैं यहां से Cl हटा कर देखूं तो जो कार्बोकटाइन बनेगा, ये कार्बोकटाइन हालांकि भले ही 1 डिग्री कार्बोकटाइन है, बट ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, ये कार्बोकटाइन स्टेबल है, और जो एल्काइल हैलाइड स्टेबल कार्बोकटाइन बनाएगा वो SN1 रिएक्शन देने का हकदार है, वो रख सकता है। आगे की कहानी देखो बेटा, अगर मेरे पास इस तरीके से ये क्लोरीन है और मैंने यहां पर इस तरीके से कार्बोकटाइन बनाया पॉजिटिव चार्ज, तो ये बनाना बॉन्डिंग नहीं है, पहले बात ध्यान रख लेना। भले ही ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो, पर आप लोग जानते होंगे अगर ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है, sp2 हाइब्रिड कार्बन में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? आप कहोगे सर 120 डिग्री होना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से। तो और आपको पता होगा साइक्लोप्रोपेन का जो इंटरनल एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। यानी जो एंगल इतने दूर होना चाहिए था 120 डिग्री पर, आपने उसको जबरदस्ती करके कहां पर कर रखा है, 60 डिग्री पे करा हुआ है। यानी यहां पर तो बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन आ जाएगा बेटा, और अगर यहां पर बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा तो ये क्या होगा, अनस्टेबल। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड होने के बाद भी ये अनस्टेबल कार्बोकटाइन बनाएगा और यहां पर SN1 रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो जो आप लोगों ने ऐसे रटा होता है कि 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN1 दे देते हैं, तो हमेशा नहीं देते, जनरली दे देते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो नहीं भी देते। उसके बाद है, आप लोगों को पता होगा कि भाई मान लीजिएगा कि ये हमारे पास बेसिकली आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना बेटा, ये हमारे पास, इसको मैंने उसमें करते हुए बनाया था। यहां पर मान लो क्लोरीन है, ठीक है, जब मैंने बाईसाइक्लो का क्या नाम IUPAC नोमेनक्लेचर करवाए थे तो वहां पर दिखाए थे मैंने आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब बात यह है कि ये हमारे पास जो कार्बन है ना, ये कार्बन अगले 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, कहने को ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो Cl को हटाकर देखना, यहां पर क्या होगा, बेसिकली यहां पर क्या होगा कि हमारे पास ये कार्बोकटाइन बनेगा। ठीक है, ये कार्बोकटाइन बनेगा, और आपको ध्यान रखना है बेटा, ये कार्बोकटाइन हमारे पास हाईली अनस्टेबल होता है, भले ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड वो कार्बोकटाइन हो। देखो 3 डिग्री कार्बोकटाइन स्टेबल भी वो माना जाता है जो प्लेनर हो, लेकिन जो प्लेनर नहीं है वो किसी भी एंगल से स्टेबल नहीं है। तो क्योंकि ये अपनी प्लेनिटी लूज कर चुका है तो इसको अनस्टेबल कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या रखेंगे बेटा जी, अनस्टेबल। तो यहां पर ये SN1 रिएक्शन नहीं देगा। यानी सर हमारा तो दिमाग खुल गया, यानी ऐसा भी है कि जरूरी नहीं कि हमेशा हर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो है आपका SN1 रिएक्शन दे दे। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो अब मैं आपको एक नोट पॉइंट इसके रिगार्डिंग बताना चाहता हूं। ठीक है, कभी कभी वो पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा कार्बोकटाइन स्टेबल है या कौन सी एल्कीन स्टेबल है। ध्यान से देखना, इन कार्बनों को हम बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन, जहां पर ये रिंग फ्यूज हुई हुई है। ठीक है, तो एक नोट पॉइंट लिखना बेटा, द ब्रिज हेड कार्बन, the bridge head carbon can never be sp2 hybrid। ठीक है, कैन नेवर बी sp2 हाइब्रिड। अब जैसे समझने की कोशिश करना, अगर मेरे पास, ठीक है, ये कार्बोकटाइन है पॉजिटिव चार्ज, भले ही 3 डिग्री हो, और एक ये है बेटा, ठीक है, 2 डिग्री हो, तो ध्यान रखना है ये इस वाले ब्रिज हेड कार्बन पर आपको कभी भी कार्बोकटाइन या sp2 हाइब्रिड कार्बन बनाना ही नहीं है। अगर बनाओगे तो अनस्टेबल कैटेगरी में आएगा, भले ही 3 डिग्री हो और भले ही ये 2 डिग्री हो, भले ही इसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो, भले ही इसके अल्फा हाइड्रोजन कम हो, लेकिन याद कर लेना, रट लेना, जो मर्जी कर लेना कि ब्रिज हेड वाले कार्बन पे आपको sp2 हाइब्रिड कार्बन नहीं बनाना है। तो भाई ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अनस्टेबल, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास स्टेबल। अब क्या है, मैं एल्कीन बनाऊंगा बेटा, मैंने क्या बनाया भाई, एल्कीन बनाई इस तरीके से। तो एक एल्कीन में मैंने, जब इसको मैं डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो ये वाला कार्बन कहीं ना कहीं sp2 हाइब्रिड हो गया, और दूसरी एल्कीन मेरे पास क्या होगी बेटा, कि मेरे पास ये हो गई, जहां पर साइड में मैंने डबल बॉन्ड बनाया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, भले ही इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना हाइपर कॉन्जुगेशन जहां पर ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज्यादा होती है, भले ही इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो, भले ही उसमें अल्फा हाइड्रोजन कम हो, लेकिन स्टेबल फिर भी वो ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि ब्रिज हेड कार्बन पे कभी भी sp2 हाइब्रिड कार्बन नहीं बनाना है। ठीक है, अगर बनेंगे तो वो अनस्टेबल होंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, अनस्टेबल,
और ये क्या हो गया हमारे पास स्टेबल। ठीक है, तो भाई इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई SN1 रिएक्शन कौन देगा कौन नहीं देगा। ठीक है, तो ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई भाई। तो मैंने आप लोगों को ये नहीं कहा कि 3 डिग्री होंगे तो देंगे, 1 डिग्री होंगे तो नहीं देंगे, 2 डिग्री होंगे तो दे सकते हैं नहीं भी दे सकते। मैंने आपको सिंपल ही बात कही, SN1 रिएक्शन वो अल्काइल हैलाइड देते हैं जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकते हो। बस आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन बना के चेक करना है, और जो बना रहा होगा समझ लो SN1 रिएक्शन दे रहा होगा। फिर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इन SN1 रिएक्शन कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, तो ध्यान रखना है बेटा। आपको अगर मैं सिंपल ही बात बताऊं कि इस रिएक्शन का जो पहला स्टेप है वो स्लोवेस्ट स्टेप है, उसी को RDS कहते हैं। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन का बनना ही क्या कहलाएगा बेटा, RDS कहलाएगा। और जो फास्ट स्टेप है उसमें न्यूक्लियोफाइल आ गया। ठीक है, अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स को अलाउ भी करूं तो आप लोग देख सकते हो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बराबर होगा K और कंसंट्रेशन ऑफ RX। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ RX इस पर डिपेंड करता होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ RX। न्यूक्लियोफाइल दूसरे स्टेप में आ रहा है जो कि रेट पर इफेक्ट करता नहीं है, इसीलिए हम इस एक्सप्रेशन से कहते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। तो जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं कि 3-4 एल्काइल हैलाइड देंगे वो। ठीक है, और 3-4 एल्काइल हैलाइड देने के बाद ये कहेंगे कि SN1 रिएक्शन में किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा अथवा किसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें 2 चीजें हो सकती हैं बेटा। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ, एक मिनट भाई, कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये कैसे आएगा जरा समझने की कोशिश करना बेटा। कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसके 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है तो तुम्हारा भाई तुम्हें समझा ही देगा। 1 मिनट दे दो, बस पानी पी लेने दो। हाँ भाई, जैसे मैंने कहा एक बार क्या होगा बेटा, पहला कुछ क्वेश्चंस होंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें R और X, इसमें R होगा हमारे पास डिफरेंट, R होगा इसमें डिफरेंट, X होगा सेम। तो R डिफरेंट होगा X सेम होगा, इसका मतलब सर क्वेश्चन बताओ तब समझ में आएगा। मैंने कहा देखो भाई, एक तरफ मैंने कहा कि मेरे पास CH3Cl है, एक तरफ मेरे पास CH3CH और CH3 और यहां पर Cl है, और एक तरफ मेरे पास CH3C CH3 CH3 और Cl है। तो भाई R डिफरेंट है, लिविंग ग्रुप सेम है, लिविंग ग्रुप मतलब हेलोजन सेम है। तो अगर ऐसी कभी कंडीशन आती है, इसको मैंने A कहा, इसको मैंने B कहा, इसको मैंने C कहा, तो आपको कार्बन चैन को देखना है और कार्बन चैन को देखते हुए चेक करना है कि किसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा बेटा। तो यहां पर मैंने क्या कही भाई कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इन एल्काइल ग्रुप पर डिपेंड करती है। तो हम कहेंगे C, फिर B और फिर A, ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि आपके पास इस बार R सेम है, टाइप 2 क्या आएगा बेटा, टाइप 2 में R आपके पास सेम है, पर जो X है वो हमारे पास इस बार क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा जी, हमारे पास डिफरेंट हो जाएगा। 2 कंडीशन ये बन गई। ठीक है, वो क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया डिफरेंट। अब इसमें क्या होगा बेसिकली कि आपके पास CH3, ठीक है, CH3 C और CH3 और इधर CH3, इधर फ्लोरीन है, CH3C CH3 इधर क्लोरीन है, और इधर CH3 इधर हमारे पास CH3 इधर ब्रोमीन है, और इधर बेटा जी CH3 C और CH3 और CH3 इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। राइट, क्या हो जाएगा बेटा, आयोडीन हो जाएगा। अब यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब यहां पर बात समझने की कोशिश करिएगा कि जो हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है, इन सब में अगर हम देखा जाए ये एक R वाला सेम ग्रुप है। लिविंग ग्रुप की अगर हम बात करें
तो यहां पर जो ओवरलैपिंग होगी वो 2p ओवरलैपिंग होगी, और यहां पर ओवरलैपिंग होगी 2p 3p, यहां पर 2p 4p या 2p 5p। यानी जिस तरीके से अगर आप फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन को देखते हो तो इनका साइज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बेटा? साइज बढ़ेगा। और साइज के बढ़ने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, जब साइज बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड लंबा होता है, और बॉन्ड लंबे होने पर बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कौन सा बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा, तो आप कहोगे कि सर रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड मतलब पूरा, कभी आर पर डिपेंड करेगा, कभी लिविंग ग्रुप पर डिपेंड करेगा। अब सर आर सेम है तो लिविंग ग्रुप को देख लो। सर ये बॉन्ड सबसे वीक है तो जल्दी से कार्बोकेटाइन यहां पर बनेगा, और सर ये वाला बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है तो यहां पर कार्बोकेटाइन थोड़ा लेट बनेगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इसका कम होगा और उसका ज्यादा होगा। तो मैं अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो ध्यान रखना है आर आई का सबसे ज्यादा होगा। मतलब आपके पास अगर इसको मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं बेटा शॉर्ट फॉर्म में, आर आई, फिर उसके बाद आर बी आर, फिर उसके बाद आर सी एल, और उसके बाद आर एफ। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है बेटा। एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाई अमंग द फॉलोइंग, जो आपको चार दे रखे होंगे, ठीक है, अमंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर कौन सा दे दिया भाई? 4, तीसरा टाइप सॉरी। अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड इन SN1 रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शंस। ठीक है, ये कहानी बात करते हैं SN1 रिएक्शंस के बारे में। तो ध्यान से रखना भाई कोशिश सबसे पहले, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड्स इन SN1 रिएक्शन। तो देखो भाई, बेसिकली बात ये होती है कि, ठीक है, अगर मेरे पास एक ऑप्शन है ये CH3 CH2 और यहां पर ब्रोमीन, बी होगा हमारे पास CH3 CH3 क्लोरीन, सी होगा हमारे पास CH3 CH2 आयोडीन, और डी होगा CH3 और CH3 और आयोडीन। ठीक है, आप लोगों को बताना कि मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा। तो देखो बेटा, मोस्ट रिएक्टिव आप लोगों को इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि जिसमें कार्बोकेटाइन भी सबसे ज्यादा स्टेबल बने, ठीक है, और बेटा लिविंग ग्रुप भी बेस्ट हो। तो यहां पर लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा बेस्ट होता है आयोडीन। ठीक है, और भाई अगर कार्बोकेटाइन की बात करें तो यहां पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो दोनों ही चीजें जो फुलफिल कर रही हैं हमारी कंडीशन को, वो करेंगी हमारे पास डी ऑप्शन में। तो आप इसको टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। बात समझ में आई? अब यहां पर कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन होंगे भाई, ट्रू एंड फॉल्स वाले। कई बार होता है ना कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेटमेंट 1 है, आपको ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बात करना है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको दिख सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स हैं। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स हैं। सबसे पहले क्या है भाई, पहला पॉइंट ये होगा, SN1 रिएक्शन क्या, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कैन नेवर गिव SN1 रिएक्शन। कहीं पक्की बात है? तो भाई इसके कैन नेवर लगा दिया मैंने। ठीक है, ध्यान रख लेना। उसके बाद दूसरी रिएक्शन है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड विल ऑलवेज गिव SN1 रिएक्शन। ठीक है, ये आपको बताना है। आप लोग ये भी जानते होंगे कि जो SN1 रिएक्शन होता है इसमें जो इंटरमीडिएट होता है बेटा, वो होता है स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ध्यान रखना है भाई। तीसरा ऑप्शन, इन SN1 रिएक्शन
द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional, directly proportional to the concentration of nucleophile। लेकिन हम लोग जानते हैं कि भाई न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड ही नहीं करती। फोर्थ है, इन SN1 रिएक्शन ओनली इन्वर्जन टेक प्लेस। ठीक है, ये बताना है आपको। फिफ्थ है, इन SN1 रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शन inversion and retention both occurs। अंग्रेजी एससीएस का मतलब दोनों होते हैं, ठीक है भाई, पहले बता दिया मैंने। तो इसके आपको ट्रू फॉल्स मीनिंग बताने हैं और कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया मैकेनिज्म के बारे में। ध्यान से देखना, जो जो क्वेश्चन SN1 के ऊपर आ सकते हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया कि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटायन। अब स्टेबल कार्बोकेटायन बना है, वही 16वें स्टेप है, और उसमें यूज होने वाला रिएजेंट सिर्फ RX है, तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ KRX पर डिपेंड करेगा। तो बेटा इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन को आप डबल करो, ट्रिपल करो, आधा करो, उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर एल्काइल हैलाइड को अगर आप डबल करोगे तो रेट भी डबल हो जाएगा, ट्रिपल करो कंसंट्रेशन को बेटा ये हो जाएगा कंसंट्रेशन डबल। फिर क्वेश्चन दूसरा पूछा जाता है कि कौन सा एल्काइल हैलाइड है जो SN1 दे सकता है, SN1 दे सकता है। तो उसका तरीका बिल्कुल भी वैसा नहीं है जो आप पढ़ते हुए आए होंगे, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, वो कुछ नहीं करना आपको। आपको बस ये चेक करना है कि भाई 1 डिग्री कार्बोकेटायन भी दे सकता है SN1 रिएक्शन, लेकिन कंडीशन ये है कि वो स्टेबल कार्बोकेटायन बनाए। तो जो कार्बोकेटायन जो एल्काइल हैलाइड स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा वो SN1 रिएक्शन दे सकता है। बस इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ लिख दिया मैंने वो पॉइंट, कहाँ लिख दिया भाई वो पॉइंट मैंने? अच्छा, आगे लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज, SN1 रिएक्शन में पोलर सॉल्वेंट यूज होते हैं, SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब क्योंकि कार्बोकेटायन हमारे पास एक ट्रायगोनल प्लेनर स्पीसीज है, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। यानी जिस साइड से लिविंग ग्रुप हटा है उसके अपोजिट साइड से भी अटैक कर सकता है, और जिस साइड से लिविंग ग्रुप गया है उसके ऊपर से भी क्या कर सकता है, हमारे पास लिविंग ऐड हो सकता है, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड हो सकता है। तो यहां पर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों ही होते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें आपने सीख ली, ये सीख ली तो भाई एक टाइप का क्वेश्चन ये खत्म हो गया। फिर आपकी जो स्टेटमेंट है ना, ये जितनी भी स्टेटमेंट मैंने यूज करी है, ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बने हैं ये मैंने आपको एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू में दे दिए। अब आपके पास जो डीपीपी होगी या फिर जो आपके पास PYQs होंगे उनको जब आप लगाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब भाई आप हम लोगों को SN1 रिएक्शन के बारे में तो समझ में सर पूरा आ गया। अब बात करते हैं SN2 रिएक्शन के बारे में। सर SN2 रिएक्शन के बारे में बताओ, और हमें फिर बाद में न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताना कि बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं और वीकर न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में मैं बताऊंगा, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर क्या होता है बेटा, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन जो होती है, पहले तो इसका मतलब समझना बेटा क्या होता है। SN2 रिएक्शन का मतलब होता है सब्सटीट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल, और ये जो 2 लिखा है इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पर 2 होगा। क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा बेटा। तो आप लोगों ने लिखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 है। अब भाई पहले इस रिएक्शन का थोड़ा मिजाज सा समझेंगे कैसे होता है। बेसिकली पहला टर्म SN2 रिएक्शन अकर्स इन 1 स्टेप। पहली चीज तो ये है, 1 स्टेप में रिएक्शन होती है, इसमें अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ऑफ लिविंग ग्रुप या रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो ध्यान रखना बेटा, इसी में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल
एंड एंड रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, अब जरा ध्यान से देखना, इसमें होता क्या होगा। बेसिकली आपके पास ये कार्बन है, ठीक है, और इस कार्बन ने मान लो भाई यहां पर कोई लिविंग ग्रुप लगा होगा, ठीक है, ऐसे मैंने कोई ग्रुप बनाए हुए हैं। तो न्यूक्लियोफाइल क्या काम करता है, यहां पर अटैक करेगा इस पर पीछे से, और ये ग्रुप बाहर निकलेगा। तो इसमें ना एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और वो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है कि न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना रहा होता है कार्बन के साथ, और कार्बन और लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड होता है वो टूट रहा होता है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये आपके पास फॉर्मेशन है और ये आपके पास ब्रेकिंग है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और बाकी जो तीन बॉन्ड है वो आपने ऐसे दिखा दिए। ठीक है, वो आपने ऐसे दिखा दिए। अब यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, ध्यान से देखना। यहां पर पहली चीज तो है कि जिस साइड से लिविंग ग्रुप हटा, न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट साइड में लगा। ठीक है, और भाई क्योंकि हमें यहां पर भी कार्बन हेलोजन बॉन्ड तोड़ना है, तो ये बॉन्ड तभी टूटेगा जब इसको कोई खींचने वाला होगा, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव खींचने वाला होगा। अब कंडीशन ये है बेटा कि यहां पर भी हमारे पास पोलर सॉल्वेंट होता है, पर वो पोलर सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। क्योंकि अभी थोड़ी देर में आपको पता लगेगा कि यहां पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों नहीं लिया। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैं यहां पर बताऊंगा भाई सॉल्वेंट के बारे में, सॉल्वेंट के बारे में तो मैं कहूंगा भाई पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट will be used in SN2 रिएक्शन। ठीक है भाई, will be used in SN2 रिएक्शन। और अब मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि भाई अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, इसका पहला स्टेप होता है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं तो इसका जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, वो आरएक्स की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, आरएक्स की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। अब तुम्हारे दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर और किस किस प्रकार के क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं। पहला तो यह क्वेश्चन आता है कि इनमें आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा कंपाउंड है जो SN1 दे सकता है और कौन सा कंपाउंड है जो SN2 दे सकता है। SN1 तो हो गया। अब हम बात करेंगे भाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड which can give SN2 रिएक्शन, which can give SN2 रिएक्शन। कि सर कैसे पता लगेगा कि भाई SN2 रिएक्शन हो सकती है। देखो बेटा, आप लोगों को क्या समझना है कि जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड होता है ना, ये कार्बन है और ये हेलोजन है। अब न्यूक्लियोफाइल चाहे देखो इसके हटने के बाद ये कार्बोकेटाइन बने या न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करे, इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऐसे रहेगा ही। और जिस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और जिन चीजों को इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उनको हम इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। ठीक है, तो इस कार्बन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, या है ना, इसको अल्फा कार्बन भी आप कह सकते हो, क्योंकि जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है उससे अगला जुड़ा हुए कार्बन को आप अल्फा कार्बन कह सकते हो। ठीक है, तो अगर अल्फा कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यानी अटैक करने का ऑप्शन है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और अटैक करने का ऑप्शन है, तो पक्की बात है कि वहां पर SN2 रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, अब जरा देखो भाई यहां पर क्या है, तो ध्यान रखना है भाई कैसे पता लगेगा, नोट पॉइंट समझना भाई। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर यदि अटैक करने का
या अटैक करने की प्लेस है, ठीक है, प्लेस है, तो ऐसे अल्काइल हैलाइड, ऐसे अल्काइल हैलाइड, ऐसे अल्काइल हैलाइड क्या करते हैं बेटा, ऐसे अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन देते हैं, ठीक है, ऐसे अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन देते हैं, ठीक है। अब मेरी बात थोड़ा समझने की कोशिश करना बेटा, बहुत प्यार से, ठीक है। इसमें आप क्या समझोगे, जैसे मैंने कहा कि भाई ये CH3 है और यहां पर X है, कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है तो हमें देखना है कि क्या इस पर सारी जगह छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो आप कहोगे सर अगर छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है तो सीधी बात है ये SN2 रिएक्शन दे सकता है। फिर अगर मैं बात करता हूं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की, तो मैंने कार्बन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया पर 2 हाइड्रोजन अभी भी हैं छोटे छोटे, यानी आने वाला न्यूक्लियोफाइल अभी भी अटैक कर सकता है। अगर आप देखोगे ना आने वाला न्यूक्लियोफाइल अभी भी अटैक कर सकता है, कैसे देखोगे, स्टेरिक हिंड्रेंस को देखते हुए। तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, सॉरी कर देगा, तो हम कहेंगे कि भाई ये भी SN2 रिएक्शन क्या कर देगा, दे देगा। अब तीसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास CH3, CH और CH3 और X। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में आपने 2 साइड से ब्लॉक कर दिया, मतलब न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक नहीं कर सकता, लेकिन न्यूक्लियोफाइल को उधर से अटैक करने के लिए जगह मिल जाएगी जहां पर हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन छोटा है। तो बेटा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और भाई हम कहेंगे कि SN2 रिएक्शन यहां पर हो जाएगी। फिर बात यह आती है कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब यहां पर जब ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा तो चारों तरफ से बड़े बड़े ग्रुप आ गए, लार्ज ग्रुप आ गए, तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को हर तरफ से अटैक करने में दिक्कत होगी। यहां से नहीं अटैक कर सकता, ठीक है, इधर से अटैक नहीं कर सकता और सामने से तो कर ही नहीं पाएगा। तो जब यहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो पाएगा तो हम कहेंगे भाई SN2 रिएक्शन यहां पर नहीं होगी। आगे देखो, अगर मैंने बात कही यहां पर ऐसे इस तरीके से कि ये मेरे पास बेंजाइल, बेंजाइल और भाई यहां पर हो गया हमारे पास CH2X है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका एक हाइड्रोजन को आपने किसी बेंजाइल ग्रुप से रिप्लेस करा हुआ है, पर 2 हाइड्रोजन तो साइड में छोटे हैं, यानी न्यूक्लियोफाइल अभी अटैक कर सकता है, तो ये क्या कर देगा, SN2 रिएक्शन दे देगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा बेटा, समझ रहा है हमारे पास। अब जैसे मैंने आप लोगों को एक बात बताई, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि क्या ये कंपाउंड SN2 रिएक्शन दे सकता है, तो देखो भाई ये ऐसा कंपाउंड है जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक चारों तरफ से वर्जित है, यानी ये कंपाउंड आपका SN2 रिएक्शन भी नहीं देगा। यानी कुछ अल्काइल हैलाइड ऐसे होंगे जो SN1 भी नहीं देते और SN2 भी नहीं देते, और कुछ ऐसे भी होंगे जो SN1 भी देते होंगे और SN2 भी देते होंगे। जनरली आपने 2 डिग्री वाले को देखा होगा कि ये SN1 और SN2 दोनों देता है। आप लोगों के दिमाग में यही फिट रहता है कि बस यही ऐसा है जो SN1 और SN2 ये देता है, बट रियलिटी ये नहीं है। ध्यान से देखना बेटा कि अगर मैं इस कंपाउंड को कहता हूं कि SN2 देता है, मैंने कैसे चेक करा कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे हाइड्रोजन है या नहीं। हाइड्रोजन है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, अटैक करने का मौका मिल जाएगा, तो SN2 रिएक्शन हो जाएगी। अगर मान लो मुझे SN1 चेक करना होता इसी कंपाउंड पे, तो मैं कैसे चेक करता, आप कहोगे सर इसका हेलोजन हटा दो और चेक करो कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ध्यान रखना, अगर मैंने इसके एक्स को हटा दिया तो यहां पर बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनाएगा, और बेंजाइल कार्बोकेटाइन क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन की कैटेगरी में आता है, तो इसका मतलब यह कंपाउंड ऐसा है जो SN1 भी दे सकता है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं 4 ऑप्शन देकर कि वो कौन सा कंपाउंड है जो SN1 और SN2 दोनों दे सकता है, या वो कौन सा कंपाउंड है जो SN1 और SN2 कभी नहीं दे सकता ना, दोनों में से कोई सी भी नहीं दे पाता। तो वो आपको इस तरीके से चेक करना है। तो ध्यान रखना है, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई मॉलिक्यूल अगर SN1 दे रहा है तो SN2 नहीं देता, या कोई मॉलिक्यूल SN2 नहीं देता है तो SN1 नहीं देगा। आपको चेक करना पड़ेगा अलग अलग तरीके से। SN2 को चेक करने का तरीका है कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, यानी कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, अटैक करने का मौका एक जगह से आना चाहिए। और SN1 को चेक करने का तरीका है कि लिविंग ग्रुप को निकाल दो, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है तो आप SN1 दोगे, अदरवाइज नहीं करोगे।
ठीक है जी, ये हुआ हमारा आइडेंटिफिकेशन। फिर बात ये करते हैं कि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है SN2 रिएक्शन में, वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और एल्काइल हैलाइड दोनों पर डिपेंड करता है। और एल्काइल हैलाइड में भी जैसे मैंने कहा कि R अगर डिफरेंट होगा, ठीक है, तो आप लोग देखोगे जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहां अटैक अच्छे से हो जाएगा, वहां पर अटैक अच्छे से हो जाएगा। और जहां पर हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, जहां पर हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, एक मिनट देना बेटा, ठीक है, जहां पर हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहां पर हमारे पास SN2 अच्छे से हो जाएगी, और जहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता होगा वहां पर SN1 अच्छे से हो जाएगी। मैं भूल गया क्या बोल रहा था अभी, ठीक है, अचानक से याद आ गई मुझे किसी की। असल में मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा था तुम्हारे लिए कि भाई एक टाइप के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अब जरा भाई ये बात तो हो गई क्लियर। अब यहां पर क्या है जरा समझने की कोशिश करना। अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स के बारे में, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स के बारे में। एल्काइल रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स के बारे में मैं जो क्वेश्चन बुन रहा था ना बेटा दिमाग में, वो मेरे दिमाग में सेट हो गया, बहुत बढ़िया, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक है RI और एक है मेरे पास RBr और एक है मेरे पास RCl और एक होगा मेरे पास RF, तो भाई सुनो, SN2 रिएक्शन हो या SN1 रिएक्शन हो, दोनों में ही RI बॉन्ड की महत्वता है। और हमें पता है कि जो बॉन्ड जल्दी तोड़ेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। तो RI में यानी एल्काइल आयोडाइड में आयोडाइड का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। अब आयोडीन का साइज अगर बड़ा होगा तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। तो यहां पर जो रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड आएगी वो RI की सबसे ज्यादा होगी, फिर RBr की होगी, फिर RCl की होगी और RF की सबसे कम होगी। ठीक है, एक छोटी सी बात और पढ़ाना चाहता हूं मैं बेटा, और ये अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब टफ क्वेश्चन भी कह सकते हो इसको आप, और ऐसा भी क्वेश्चन है जिसमें लॉजिक लगता है लेकिन हर बच्चा नहीं लगा पाता। ठीक है, अब भले ही आप लगा लो कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो बच्चा डायरेक्ट बिना पढ़े या किसी ने बहुत हल्का हल्का ऊपर से पढ़ लिया हो, ठीक है, वो इस पर लॉजिक लगाते हुए भूल जाता है। जैसे मैंने बोलना है कि भाई यहां पर, ठीक है, यहां पर आप लोगों को क्या करना है बेसिकली, एक सेकेंड, आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा और आपको मोस्ट रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड बताना होगा, मोस्ट रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड बताना होगा इन SN1 रिएक्शन, इन SN1 मैकेनिज्म कह लो या SN1 रिएक्शन कह लो बेटा। अब मैं 4 ऑप्शन देता हूं आपको बनाकर, फिर आप लोगों को सोचूंगा कि हाँ सर कुछ तो बात है। जैसे मैंने कहा कि भाई एक तरफ मेरे पास है CH3 और मेरे पास CH3 और ये है आयोडीन। दूसरा मेरे पास क्या होगा बेटा, CH3CH, सॉरी यहां पर भी, और यहां पर CH3 और यहां पर CH3। यहां पर मैंने ले लिया बेटा CH2NO2 ग्रुप लगा दिया। ठीक है, टी में मैंने क्या काम करा, CH3 C और CH3, ठीक है, और भाई यहां पर CH3, यहां पर हेलोजन है बेटा, आयोडीन ही मान लो चाहे आप, है ना, आयोडीन है, और यहां पर हमारे पास CH2 आयोडीन है, CH2 CH3 है, और यहां पर क्या होगा बेटा हमारे पास आयोडीन है। आपको एक क्वेश्चन जल्दी से करना है। अब इसमें क्या हो गया बेसिकली, आप लोगों को ये एल्काइल हैलाइड दे रखे हैं जिनमें सब 3 डिग्री आयोडाइड है, पर कुछ ग्रुप आए हैं फंक्शनल ग्रुप जो अलग अलग इफेक्ट लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि NO2 ग्रुप आया, ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, CH3 ग्रुप आ गया। ठीक है, तो आप लोग ये बात समझ लेना बेटा कि अगर कोई पूछे कि मोस्ट रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव, मतलब मैं दोनों की बात कर रहा हूं, मोस्ट भी पूछ सकता है और लीस्ट भी पूछ सकता है। तो इसका क्वेश्चन करना बड़ा आसान है कार्बोकैटायन वाले का। तो क्या आप कार्बोकैटायन बनाकर देखो, जो आपको सबसे ज्यादा स्टेबल लग रहा होगा वो सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव होगा। अगर आप लोग यहां से आयोडीन हटाकर देखोगे, ठीक है, अगर यहां पर आयोडीन हटाकर देखोगे तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा जिसके अल्फा हाइड्रोजन 9 है। यहां पर जब कार्बोकैटायन बनेगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, पर NO2 ग्रुप अपना -I इफेक्ट लगाएगा, और जब NO2 अपना -I इफेक्ट लगाएगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम।
तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, कम, क्योंकि देखो मैंने आपको बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। फिर आगे देखो, आप यहां पर आयोडीन लगाते हो, आपको लग रहा होगा प्लस आई लगाएगा, लेकिन अगर यहां पर CH3 जुड़ा हुआ है, प्लस आई लगेगा नो डाउट, लेकिन इसके अल्फा हाइड्रोजन 8 होंगे। जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के चक्कर में आप बेवकूफ मत बन जाना। आपको यह समझना है कि भाई यहां पर ये कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, ठीक है, इसके कार्बोकेटायन में, तो इसका कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा जी, मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा हमारे पास, ये ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी, इसमें NO2 ग्रुप लगा हुआ है, इसका कार्बोकेटायन क्या होगा, सबसे अनस्टेबल। इंटरमीडिएट जितना अनस्टेबल होगा रिएक्शन उतनी स्लो होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास लीस्ट स्टेबल। क्या हो गया हमारे पास, लीस्ट स्टेबल, सॉरी लीस्ट रिएक्टिव। SN1 में निकालना बड़ा आसान है, SN2 में थोड़ा डिफिकल्ट है। कैसे, जरा समझना। SN2 में कि भाई हम कहेंगे भाई मोस्ट या लीस्ट, मोस्ट या लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, मोस्ट या लीस्ट रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड इन, मोस्ट या लीस्ट रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड इन किसमें भाई, SN2 रिएक्शन, ठीक है भाई, SN2 रिएक्शन। अब जरा थोड़ा ध्यान से देखना यहां पर बेटा, SN2 रिएक्शन। अब यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। मान लीजिएगा एक दे रखा है CH3, CH2 और आयोडीन। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है CH2NO2, CH2 आयोडीन। एंड ऑप्शन नंबर सी दे रखा है बेटा क्या, CH3, CH और CH3 और आयोडीन। इन 3 ऑप्शन में आपको मोस्ट, ठीक है, मोस्ट और लीस्ट चेक करने हैं। तो बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता। और हमें ना क्या करना होता है कि थोड़ा सा ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करना होता है, क्योंकि अगर हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अब आप सोचो कि सर ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल कैसे कर सकते हैं, थोड़ा समझ आओ सर। मैंने बोला बेटा कि ये कार्बन अभी ट्रांजिशन स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉनों से इन्वॉल्व्ड है। आप कहोगे सर 3 तो बॉन्ड बने हुए प्रॉपर, यानी 6 इलेक्ट्रॉन तो होगा ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, यानी ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन 10 इलेक्ट्रॉनों के साथ एक साथ संबंधित है। और हम लोग जानते हैं कि कार्बन जो है अपने वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, अर्थात ये स्टेट क्या होगी, अनस्टेबल होगी। तो भाई कार्बन क्या चाहता है, कार्बन चाहता है कि भैया उससे कोई इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरे पास बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई मुझे इलेक्ट्रॉन ले लेगा मुझसे तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, और मैं अगर स्टेबल हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अब आप सोच रहे हो सर ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी से रेट ऑफ रिएक्शन का क्या लेना देना। आपको बेटा जी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कभी केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाए गए होंगे, और वहां पर बताया गया होगा कि इस तरीके का ये जो स्टेट होती है ना, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। अगर कोई रिएक्शन इस तरीके से प्रोडक्ट बनाती है और हम उसमें अगर कैटलिस्ट डाल दें, क्या डाल दें, कैटलिस्ट डाल दें, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और पॉइंट नीचे आ जाता है। इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, राइट और रॉन्ग। और इसी स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो तुम सोचो अगर कोई ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम, वो क्या होगी, नीचे। और कोई भी अगर ट्रांजिशन स्टेट नीचे है तो उससे पार करने में सरलता पड़ेगी, हमें जल्दी से रिएक्शन करेंगे। तो चाहे तो कोई इंटरमीडिएट हो और या फिर हमारे पास कोई ट्रांजिशन स्टेट हो, वो जितनी ज्यादा स्टेबल होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। तो बेटा इन 10 इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन को स्टेबल करने का तरीका यही है कि भाई जो रिएक्टिविटी होगी ना SN2 रिएक्शन में, ठीक है, देखो रिएक्टिविटी ऑफ SN2, रिएक्टिविटी ऑफ RX इन SN2 रिएक्शन
आप लोगों को एल्काइल है, एल्काइल ग्रुप का पता चल गया, लिविंग ग्रुप का पता चल गया, लेकिन अभी तक आप लोगों को यह समझ नहीं आया कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो वो क्या काम करेंगे कि जिस स्थिति में ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी उस स्थिति में कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, और अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ठीक है, अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो वो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी, वो ग्राफ नीचे आएगा और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे NO2 ग्रुप जो है वो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। यहां पर बेटा क्या लगाएगा, तो ये क्या हो गया, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ये नॉर्मल है, और यहां पर एक्स्ट्रा प्लस आई लग गया, बल्कि ये 2 डिग्री भी है, चलो ये भी देखोगे आप। तो जो माइनस आई लग रहा होगा तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव ये होगा, और लीस्ट रिएक्टिव हमारे पास ऐसा हो जाएगा, अगर कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो, ठीक है। और बाकी आप लोग जानते हैं कि SN2 में, क्योंकि जब अटैक पीछे से होता है, जिधर से लिविंग ग्रुप निकलता है, तो यहां पर इन्वर्जन होता है, ठीक है, रिटेंशन नहीं होता, ठीक है, इन्वर्जन होता है, सिर्फ इन्वर्जन होता है, रिटेंशन नहीं होता। SN1 में इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होते थे, ठीक है। अब जो है मैंने आपको रिएक्टिविटी के बारे में बता दिया, कितने स्टेप में होती है ये बता दिया, इसमें सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है ये बता दिया, ठीक है। अब कल की जो क्लास होगी मेरी, उस कल की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर, कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल बेटर है, कौन सा नहीं है, और फिर वो जो 4 रिएक्शन है प्रिपरेशन की वो करवा के आगे फिर मैं इसकी अल्काइल हैलाइड की और आगे जो है क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। तो आज का लेक्चर रिलेटिवली बाकी लेक्चरों से स्लो, मतलब कम है, वो सिर्फ इसीलिए है, छोटा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि SN1 और SN2 को थोड़ा सा आप गुण लो, ठीक है, इसकी फील ले आओ। जैसे आज तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ होता है ना कि हमने इधर से पढ़ा हुआ है, उधर से पढ़ा हुआ है, अभी तक हमने पढ़ा हुआ था, अब हमें सीखने की एक फील लानी है। मतलब SN1 रिएक्शन कौन देता है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग में आ जाना चाहिए एकदम, अरे जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा गुरुजी वो देगा। SN2 रिएक्शन कौन देगा सर, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वो देगा। SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन है सर, कार्बोकैटायन। अच्छा रीअरेंजमेंट हो सकती है, हाँ जी होगी, आपने बताई थी, जहां कार्बोकैटायन बन जाए वहां पे रीअरेंजमेंट भी होती है, वहां तो रिंग एक्सपेंशन भी होता है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा SN2 में रीअरेंजमेंट हो सकती है, कहना ना जी जब कार्बोकैटायन ही नहीं बनता तो रीअरेंजमेंट कैसी होगी। मैंने कहा भाई ये है समझदारी वाली बात। अच्छा रिटेंशन सिर्फ किस में होता है, सिर्फ रिटेंशन हो, बाग ठीक है, सॉरी इन्वर्जन हो, सिर्फ इन्वर्जन किस में होता है, जिसमें रिटेंशन नहीं होता। अरे सर जी पता है पीछे से अटैक करने वाला कौन है, SN2 में होती है। मैंने कहा इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों में कहां पर, दोनों कहां पर होती है सर, SN1 में होती है। अच्छा कैसे पता करोगे भाई, कोई अल्काइल हैलाइड SN1 दे सकता है। अरे मास्टर जी हम तो भूल गए वो वाली पुरानी बातें, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, हमें तो समझ में आ गया कि जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाए वो ससुरा बिल्कुल SN1 रिएक्शन दे देगा, सीधी बात है, ठीक है। अच्छा भाई SN2 का कैसे पता लगाओगे सर, स्टेरिक हिंड्रेंस का पता है। अच्छा अगर रिएक्टिविटी कंपैरिजन करना पड़ जाए तो SN1 में कैसे रिएक्टिविटी कंपैरिजन करोगे सर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देख लेंगे। अच्छा और SN2 में सर ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देख लेंगे। अच्छा कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, अजी सर जी इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे घटाएंगे। अरे सर जी जब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और कोई ग्रुप आएगा बेचारे का भला कर देगा, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो कार्बोकैटायन को तो स्टेबिलिटी मिलेगी ना, और कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी मिल गई तो सर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ अच्छा जी, और भाई मुझे बताओ पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट किस में यूज होता है। अरे मास्टर जी SN1 में होता है। और पोलर एप्रोटी किस में होता है, अरे मास्टर जी SN2 में होता है। अच्छा यू बात है। हाँ क्या ये पॉसिबल है कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमेशा ही SN1 दे, ना जी हमेशा ना होता यो तो वहां पे हुआ है जहां पे स्टेबल होता है। जो थोड़े हमने देखा है, आपने पढ़ा है हमें बहुत सारे, कि कई सारे अल्काइल हैलाइड ऐसे भी हैं 3 डिग्री होने के बावजूद नाम बदनाम कर रहे हैं, SN1 नहीं दे सकते, बताओ वो तो वो भी नहीं देंगे जी। मैंने कहा क्या हर एक 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 ही देगा, क्या वो SN1 नहीं दे सकता। कैसी बात कर रहे हो मास्टर जी, आपने इतने सारे एग्जांपल दिए हैं कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी SN1 देता है, ठीक है, हमें पता लग गया जी, हमें दिक्कत नहीं है। तो आज जो ये पार्ट था ये सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है, समझाने के लिए बेसिकली कि आगे का पार्ट आप लोगों को समझ में आ जाए। हाँ भाई अगर वो पॉइंट जो मैंने बोले हैं उनको लिखना चाहते हो तो आप लिख लेना कि दिस रिएक्शन अकर्स इन 1 स्टेप ओनली, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, और ओनली
इन्वर्जन टेक प्लेस, नो रिटेंशन टेक प्लेस इन SN2 रिएक्शन। और ये तो मैंने लिखवा ही दिए पॉइंट, ठीक है। तो आपको फील लेनी है बेसिकली। तो भाई नेक्स्ट वाली क्लास में मिलेंगे, और ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।